All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. Tier 1 में 50 out of 50 करना है और मिनिमम कितने लोगों को? 5000 लोगों को। ये एक बहुत ही एम्बिशियस मेरा इनिशिएटिव है और हर हाल में ये पूरा होना चाहिए और ये पूरा करने के लिए आपका जिद्दी होना बहुत जरूरी है। तो 5000 मिनिमम स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनका 50 में 50 टियर 1 में आना चाहिए। उसके लिए जो भी करना है, जो आवश्यक है वो मैं कर रहा हूँ। बस आपको सिर्फ क्या करना है? फॉलो करना है। यकीन मानिए, अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो आज जो कंप्लीट इंग्लिश 21 डेज का ये प्रोग्राम है, जो एक मैजिकल कोर्स, जबरदस्त कोर्स, उसका आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। मैं थोड़ा चाहता हूं कि शेयर कर लीजिए आप सेशन, मैं भी शेयर कर दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर द सेशन सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम एंड जॉइन द सेशन। चलिए, तो all right, so I have shared it and now I hope you have done। मुझे आशा है कि आपने कर लिया होगा जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है। देखिए, अब तक 3 वीडियोस पढ़ाए हैं। वो 3 वीडियो के अलावा मैंने कहा था कि एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, द इंग्लिश सर्कल बाय श्रीकांत सिंह वाले चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें 9 वीडियोस हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर ए। तो उसके अंदर जो 9 वीडियोस हैं वो अगर 1.5 गुना स्पीड से देखें तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, और अगर नॉर्मल स्पीड से देखें तो 4.5 आवर्स का वो वीडियो है। तो 9 वीडियो, और जो 3 अभी यहाँ पढ़ा चुके हैं 2 बजे वाले सेशन में, वो अगर आपने देख लिया होगा, अब तक कितना मजा आया होगा, आपको लग गया होगा इट्स कॉल मैजिकल। और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज क्या पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बना है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इनके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। यही 5 चीजें आपको क्या करनी है? सीख लेनी है। हमने ये देखा कि अगर पूरे इंग्लिश को खोल दिया जाए, अगर पूरे इंग्लिश को हम कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में तोड़ें, तो पूरा इंग्लिश हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि इंग्लिश बेसिकली बना है इन 5 चीजों से: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इन्हीं 5 चीजों से ये सेंटेंसेस बने हैं, चाहे वो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो या चाहे मल्टीपल सेंटेंस हो, चाहे वो मेन क्लॉज हो। ये इन्हीं 5 चीजों से बनके मिलके बने हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। और अगर मेन क्लॉज के नीचे उतरे आप, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का काम करने वाले, या 4 तरह के फ्रेजेस हैं, 9 तरह के वर्ड्स हैं, ये बेसिकली क्या है? ये मिलके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को बनाते हैं। तो वर्ब भी 2 तरह का काम करता है: फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। तो पूरा इंग्लिश को अगर आप खोल दें, पार्ट्स में अगर डिसअसेंबल कर दें, टुकड़ों में, पुर्जों में, कंपोनेंट्स में, तो यू कैन सी द होल ऑफ इंग्लिश जस्ट ऑन योर स्क्रीन। पूरा इंग्लिश का इंग्लिश आपका स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। और फिर बात ये पहुंचेगी कि जो 5 चीजें हैं जिनसे इंग्लिश मिलकर बना है, या इंग्लिश के सेंटेंसेस या क्लॉजेस बने हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, जिसमें ये 2 तो जरूरी हैं। सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही होता है, उसके बगैर किसी क्लॉज या सेंटेंस की रचना संभव नहीं है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। उसको अगर हमने देखा तो सब कुछ उसमें घुसा हुआ है। जितना भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जितने फ्रेजेस हैं, जितने क्लॉजेज हैं, सब किसमें घुसे हुए हैं? या फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऑल ऑफ देम आर सबज्यूम्ड बाय दीस 5 थिंग्स। इन्हीं 5 चीजों में सबके सब घुसे हुए हैं। कैसे? तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड काम करता है, 6 चीजें। ऑब्जेक्ट के रूप में भी यही 6 चीजें काम करती हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड, these 6 things, एंड ऑल द एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स, जैसे कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स, ये जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अगर आप एडवर्बियल कंपोनेंट की बात करें तो एडवर्बियल के रूप में एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स ये काम करते हैं। और फाइनाइट वर्ब जिसके 100 फॉर्म होते हैं, 100+ फॉर्म्स होते हैं, ये शायद इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 70% ऑफ इंग्लिश इज ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब। 70% इंग्लिश सिर्फ फाइनाइट वर्ब के बारे में है। और अगर आप किसी भी व्यक्ति को जो इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने में दिक्कत आती है, उसका मेन रीजन ही क्या है? वो फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब के 100+ फॉर्म्स जिसको भी आते हैं, और चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश के टीचर जो हैं, उनको भी 100+ फॉर्म नहीं आता है, लेकिन आपको आ जाएगा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है? और जब तक ये नहीं आएगा फिनाइट वर्ब का फॉर्म, तब तक इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने आएगा नहीं। और जब तक आप सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं लोगे, तो एरर कैसे करोगे? एरर डिटेक्शन इम्पॉसिबल है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज पैसेज, PQRS सब क्या है? दिक्कत में आएगा अगर फिनाइट वर्ब नहीं आता है।
तो फिनाइट वर्ब के 100 फॉर्म्स कौन सिखाएगा? ना कोई किताब है, ना कोई मास्टर है, लेकिन मैं सिखाने की जिम्मेदारी ले लिया हूँ। वैसे तो इसको सिखाने में हम 40 दिन लेते हैं जब अच्छे से कोर्स पढ़ाते हैं, पूरा पेड कोर्स जो 80 लेक्चर का है, लेकिन अब ये 80 लेक्चर नहीं, 1/4 1/4 20 दिन में पूरा इंग्लिश आपको सिखाना है। तो उतना टाइम लेके आराम से पढ़ाना, उस पर प्रैक्टिस कराना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया कि फिनाइट वर्ब के जो 100 फॉर्म है उसको सिखाना ही सिखाना था अब तक। तो आपको सिखाने के लिए मैंने तरीका अपनाया थोड़ा जल्दी वाला। जल्दी वाले में क्या है कि हम लोग सारे फॉर्म्स आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखो ये फॉर्म्स हैं, इनका इस्तेमाल ये होता है, इनका अर्थ ये होता है। कल हमने क्या किया, आज आपको पता है कि फिनाइट वर्ब बनता कैसे है? तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से प्लस ये जो मेन वर्ब है इनकी सहायता से। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से ये 100+ फॉर्म्स बनते हैं। कल हमने क्या किया कि ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनसे बनने वाले जितने भी फिनाइट वर्ब के फॉर्म्स थे उसकी चर्चा की। लगभग 60 के अराउंड, 60-65 के अलावा अराउंड थे ये, ठीक है। तो कल हमने क्या है, मॉडल वर्ब से बनने वाले जो फिनाइट वर्ब फॉर्म्स हैं उसको आपने पढ़ाया। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनसे बनने वाले जो फिनाइट वर्ब के फॉर्म्स हैं, हम आज उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आर यू रेडी? ऑलराइट, वेरी गुड। तो थोड़ा अभी भी लोग कम हैं, सबको बुला लीजिए शेयर करके, लाइक करके, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे किस कि हेल्पिंग वर्ब में बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की सहायता से बनने वाले फिनाइट वर्ब के फॉर्म्स। तो जब इसकी बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत ही आता है टेंस। क्या आता है? टेंस। टेंस का संबंध किससे है? वर्ब कंपोनेंट से। टेंस क्या है? फिनाइट वर्ब फॉर्म्स हैं। फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड होता है टेंस। टेंस सब्जेक्ट का नहीं होता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल का नहीं होता। टेंस होता किसका है? वर्ब कंपोनेंट का, यानी फिनाइट वर्ब का होता है टेंस। और टेंस जो बना है दो चीजों से मिलके बना है। किससे किससे? एक तो मिलके बना है टाइम से, और दूसरा मिलके बना है एस्पेक्ट से। एस्पेक्ट को चरण समझिए, स्टेज बोलते हैं। स्टेज मतलब चरण, चरण, काल। तो टाइम मतलब समय और एस्पेक्ट या स्टेज मतलब चरण। तो टाइम और एस्पेक्ट जब दोनों मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? टेंस बनता है। अब समझिए टाइम कितने होते हैं? टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप लोग हिंदी में अगर बोलें तो प्रेजेंट में है मिलता है, पास्ट में था थे मिलता है, फ्यूचर में मिलता है होगा होगी, ऐसा कुछ। तो 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आप देखें कि ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम किससे पता चलता है? तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं कि किसी का टाइम क्या है, किसी एक्शन का। अगर आप इज, एम, आर, वाज, वर, नहीं वाज, वर नहीं, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम का है एक्शन? उसका टाइम है प्रेजेंट। अगर वाज, वर, हैड या डिड देखते हैं तो पास्ट टाइम है। अगर विल और शैल देखते हैं इसका मतलब है फ्यूचर टाइम है, ठीक है। तो टाइम 3 है और एस्पेक्ट चरण 4 है। किसी भी एक्शन का, क्रिया के 4 चरण हो सकते हैं। देयर मे बी 4 स्टेजेस और एस्पेक्ट्स: परफेक्ट स्टेज, कंटिन्यूअस स्टेज, परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेज और इंडेफिनिट स्टेज। अब देखिए परफेक्ट स्टेज का मतलब क्या है? जब क्या हो, परफेक्ट मतलब खत्म, कंप्लीट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला खा गया, पढ़ लिया, खत्म कर चुका, हटाया जा चुका हुआ, जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि हटाया जा चुका हुआ, खत्म कर लिया गया, छोड़ दिया गया, समाप्त किया जा चुका हुआ, इससे क्या मिल रहा है? ये कौन सा, हिंदी में अगर जब ये एस्पेक्ट देख रहे हैं आप, तो हिंदी में ये जो एक्शन मैं बोल रहा हूं उसका चरण या स्टेज या एस्पेक्ट क्या है? परफेक्ट। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट क्या होता है? जब क्रिया एक्शन चल रही है, कंटिन्यूड है, जारी है, प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस का नाम प्रोग्रेसिव भी है, इसको आप दूसरे नाम से प्रोग्रेसिव भी जानते हैं। जो चल रही है, प्रगतिशील है। जैसे मैंने कर रहा, सो रहा, जा रहा, हंस रहा, पढ़ा रहा, हटाया जा रहा, मिटाया जा रहा, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं हिंदी में तो उस समय एक्शन किस स्टेज या किस एस्पेक्ट में है? वो कंटिन्यूअस है, जारी है। एक एस्पेक्ट होता है जब परफेक्ट भी हो, यानी काम खत्म भी हो गया और कंटिन्यूअस जारी भी है, मतलब रुका नहीं है, चल भी रहा है। तो काम खत्म भी हो गया और काम अभी रुका नहीं है, जारी भी है, ऐसा भी हो सकता है। अब बताइए अगर मैं कहता हूं कि मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
तो अगर 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो 15 साल इंग्लिश पढ़ा चुका, काम परफेक्ट हो गया, खत्म। 15 साल पढ़ाने का काम खत्म हो गया। और अभी रुका नहीं हूं, अभी काम क्या है, जारी है, कंटिन्यूअस है। तो 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यानी काम 15 साल खत्म भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया और जारी भी है, कंटिन्यूअस। तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो 2 घंटे से यहाँ मैं 10 साल से आपको जानता हूं, तो जब मैं आपको 10 साल से जानता हूं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि 10 साल आपको जान भी चुका, काम परफेक्ट भी हो गया और अभी जानने का काम जारी भी है। तो मैं 10 साल से जानता हूं मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझा रहा है? एक है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अब क्रिया किस चरण में है, किस स्टेज में है, वो परफेक्ट हो गया है, खत्म हो गया है, या कंटिन्यूअस है, जारी है, चल रहा है, ये पता नहीं चलता, अनिश्चित होता है कभी कभी। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो जब मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो अभी पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट है नहीं। क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूअस है, वो भी नहीं। तो ना तो ये काम खत्म हुआ है, परफेक्ट है, और ना ये जारी है, कंटिन्यूअस है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। तो जब परफेक्ट भी ना हो, कंटिन्यूअस भी ना हो, तब वो इनडेफिनिट या अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है? तो क्रिया के क्या कहें, 4 स्टेजेस या एस्पेक्ट्स हैं, चरण है। अब जब टाइम और एस्पेक्ट मिलता है तब बनता है टेंस। तो जैसे अगर प्रेजेंट टाइम हो, है ना, और परफेक्ट एस्पेक्ट हो एक्शन का, तब बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट टाइम हो और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हो, तब कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट टाइम हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हो, मैं अभी समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से इसको, अभी 1 मिनट थाम लीजिए। प्रेजेंट टाइम हो और इनडेफिनिट एस्पेक्ट, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनता है, टाइम और एस्पेक्ट से। ठीक है, अब देखिए कि प्रेजेंट का मतलब है, प्रेजेंट टाइम का मतलब अगर हिंदी में बोलें कि कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, तो पता है उसमें लगे रहे। तो मान लीजिए है, अब परफेक्ट मतलब काम खत्म, तो जैसे कर चुका है, कर चुका, इससे कर चुका से पता चला कि परफेक्ट एस्पेक्ट है, काम खत्म है, और है से पता चल रहा है प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कर चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखिए प्रेजेंट टाइम है यानी है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट मतलब काम जारी है, तो काम जारी कर रहा। अगर आप बोलते हैं कर रहा, तो उस समय किस स्टेज में है, एक्शन जारी है, कंटिन्यूअस है, कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्रिया किस स्टेज में हो, परफेक्ट भी हो गया हो और अभी जारी भी हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे 10 साल से कर रहा है। अब देखिए है से प्रेजेंट टाइम, कर रहा मतलब जारी, और 10 साल से कर रहा मतलब 10 साल कर भी चुका, परफेक्ट भी, और अभी कर भी रहा है, यानी 10 साल से कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे करता है से पता चल रहा है प्रेजेंट टाइम है, करता, तो उस समय कर चुका, क्या काम परफेक्ट हो गया, नहीं। कर रहा जारी है, नहीं। तो ना परफेक्ट है और ना ही कंटिन्यूअस है। तो जब परफेक्ट भी ना हो, कंटिन्यूअस भी हो, अनिश्चित हो, इंडेफिनिट, तब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से पास्ट टाइम और परफेक्ट एस्पेक्ट मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। पास्ट टाइम और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट मिलेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। पास्ट टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। पास्ट टाइम इंडेफिनिट एस्पेक्ट बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। समझा रहा है? उसी तरह फ्यूचर टाइम परफेक्ट एस्पेक्ट के साथ जुड़ेगा तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से कुल कितने टेंसेस बनेंगे, 12। कितने टेंसेस बनेंगे, 12। तो टोटल टेंसेस हुए 12, है ना। अब देखिए 12 एक्टिव फॉर्म और सिर्फ 8 के ही पैसिव फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है? कौन कौन सा टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं बता देता हूं कि 12 में से किसका 4 का नहीं होता, सीधे यही लिख देते हैं। तो देखिए 4 जो हैं
तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, उन तीनों का नहीं होता पैसिव, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता। ठीक है, तो इन चार का पैसिव नहीं होता। तो कुल कितने हो गए? 12 और 8 20, टोटल 20 टेंस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 12 एक्टिव फॉर्म और 8 पैसिव फॉर्म। अब एक्टिव पैसिव आप पूछेंगे कि क्या होता है सर एक्टिव पैसिव, तो नॉन फिनाइट में जाइए। एक्टिव पैसिव हमने बताया, बहुत सिंपल है। एक्टिव पैसिव की बात अगर करें तो एक्टिव पैसिव इज वेरी सिंपल। एक्टिव पैसिव ऐसा है कि ये एक्टिव है अगर ये पैसिव है, तो देखिए टू डू करना एक्टिव है, टू बी डन किया जाना पैसिव है, टू हैव डन कर चुका होना एक्टिव है, टू हैव बीन डन किया जा चुका होना पैसिव। ठीक है, डूइंग करना एक्टिव है, बीइंग डन किया जाना पैसिव, हैविंग डन एक्टिव है कर चुका होना, और हैविंग बीन डन किया जा चुका होना ये पैसिव। डूइंग कर रहा एक्टिव है, बीइंग डन किया जा रहा पैसिव, हैविंग डन कर चुका हुआ एक्टिव है, हैविंग बीन डन किया जा चुका हुआ पैसिव। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म्स हैं। और ये एक सेकेंड कौन सी बात करें, बराबर बात करें, क्या बात कुछ दिक्कत हुआ तो हमसे बात कराइएगा, हम पढ़ा रहे हैं। कोई आया नहीं है, सम सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक्टिव है, टू डू करना, टू बी डन किया जाना पैसिव है, टू हैव डन कर चुका होना एक्टिव है, टू हैव बीन डन किया जा चुका होना पैसिव है, डूइंग करना एक्टिव है, बीइंग डन किया जाना पैसिव है, हैविंग डन कर चुका होना एक्टिव है, हैविंग बीन डन किया जा चुका होना पैसिव है। डूइंग पार्टिसिपल फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहा एक्टिव है, बीइंग डन किया जा रहा पैसिव है, हैविंग डन कर चुका हुआ एक्टिव है, हैविंग बीन डन किया जा चुका हुआ पैसिव है। तो ये एक्टिव फॉर्म्स हैं और ये पैसिव फॉर्म्स हैं, समझ रहे हैं। अगर आप नॉन फिनाइट क्लियर है आपको, तो आप एक्टिव पैसिव मास्टर कर लेंगे। नॉन फिनाइट, अब जैसे हिंदी में भी अगर मैं बोलूं तो आप एक्टिव पैसिव पहचान लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं खा चुका हूं तो एक्टिव है, खाया जा चुका है, आम खाया जा चुका हुआ पैसिव है, वह धो रहा है एक्टिव है, कपड़ा धोया जा रहा है पैसिव है, देख रहा एक्टिव है, और कोई चीज देखा जा रहा पैसिव है, भूल चुका होना एक्टिव है, लेकिन कोई चीज भुलाया जा चुका होना पैसिव है। समझ रहे हैं। अब एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कोई एक्शन है, एक्शन को एक आदमी होता है करने वाला, है ना, और हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव और पैसिव किसका होता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव पैसिव होता है। कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो एक आदमी क्या करेगा, उसका करने वाला होगा, डूअर उसको करेगा, और एक आदमी होगा इसका प्रभाव झेलेगा, सफरर सफर करेगा, झेलेगा उसका प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल के मैं बोलूं कि आई किल्ड द स्नेक, मैंने स्नेक को मारा। अब ये देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका डूअर है, और ये इसका क्या है, सफरर है। तो अभी एक्टिव है। अब इसका नाम एक्टिव क्यों पड़ा, तो अभी आप देखिए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई ट्रांजिटिव एक्शन है, कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव एक्शन का अगर के लिए अगर सब्जेक्ट उसका डूअर हो, करने वाला, उस काम को अंजाम देने वाला डूअर अगर एक्टिव है सब्जेक्ट के रूप में,
सब्जेक्ट के रूप में जब डूअर एक्टिव है तब वो एक्टिव वॉइस है। और आई किल्ड द स्नेक, मैंने सांप को मार दिया, अगर इसका पैसिव बोलें कि सांप मेरे द्वारा मार दिया गया, सांप मेरे द्वारा मारा गया या मार दिया गया, तो बोलेंगे जब आप कि द स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक मार दिया गया बाय मी, मेरे द्वारा। तो अभी देखिए ये एक्शन है वॉज किल्ड, मार दिया गया, और इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इस एक्शन का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। वॉज किल्ड मार दिया गया, तो ये मारने का काम जो कर रहा है डूअर, मैं कर रहा हूं ना, बाय मी, मेरे द्वारा, तो मैं हूं डूअर, लेकिन डूअर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं। तो जब डूअर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव होता है तब ये एक्टिव वॉइस हो जाता है, और जब डूअर एक्टिव नहीं रहता, अगर आप एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, मतलब पैसिव है, उदासीन है, तो जब काम को अंजाम देने वाला डूअर अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव नहीं है, मतलब उस समय एक्टिव नहीं है सब डूअर, यानी डूअर क्या है, पैसिव। तो कोई चीज एक्टिव क्यों कहा जाता है और कोई चीज पैसिव क्यों कहा जाता है, समझ में आया। कि अगर ट्रांजिटिव एक्शन का अंजाम देने वाला आदमी, उसको अंजाम देने वाला आदमी, उसका डूअर अगर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव है, समझ में आ रहा है ना, तो क्या है वो, कि वो एक्टिव है, मतलब वो एक्टिव वॉइस में है। और अगर क्या है कि काम को अंजाम देने वाला अगर है ना, डूअर अगर क्या है, वो सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव नहीं है, मतलब वो पैसिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, शमी सिंह, टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब में पिन कर दीजिए। ये मुझे इतना आता नहीं है कि कैसे पिन किया जाता है। मैं टेलीग्राम चैनल का नाम बता सकता हूं, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो 12 एक्टिव फॉर्म टेंस के, अच्छा कौन कौन सा पैसिव फॉर्म नहीं होता ये देख लीजिए। जो 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे, जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा था, मैं 10 साल से तब पढ़ा रहा हूंगा, ये 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनका पैसिव नहीं होता। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, कि मैं कल शाम को खेल रहा होऊंगा, कल मैं शाम को वहां खेल रहा होऊंगा, उस फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो ये 4 चीजें हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। बाकी 12 टेंसेस होते हैं। ये 12 टेंस बनते कैसे हैं, अभी हमने आपको बताया कि 3 टाइम है और 4 एस्पेक्ट है। तो हर एक टाइम से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट डेफिनिट, 4 बना। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, 4 4 4 12, 12 टेंस्ड फॉर्म्स हैं। अब इन 12 टेंस्ड फॉर्म्स के एक्टिव फॉर्म तो सबके होंगे, लेकिन पैसिव फॉर्म सिर्फ 8 के होंगे। और 4 जो जिनके नहीं होंगे वो 4 ये हैं, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4, 3 + 1 4, इन 4 टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं होंगे। तो 12 एक्टिव फॉर्म और 8 पैसिव फॉर्म, 12 और 8 कितने होंगे, 20 टेंस फॉर्म्स हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, ये फिनाइट वर्ब फॉर्म्स कैसे लिखते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए, कोई पूछ रहा है कि सर मैं आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हूं, उसमें हेल्पफुल होगा। ये इंग्लिश है, दुनिया का कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है ना, वो सब एक है। आपको लगता है अलग अलग है, अगर ऐसा है तो एकदम भ्रम है आपका, भूल जाइए इसको। इंग्लिश का टेस्ट सारा, एनडीए, सीडीएस, आईएएस सब एक है, बैंक, एसएससी सब एक है। और मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो इंग्लिश सिखाने का मतलब दुनिया का कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, उसमें आप क्या करेंगे, वो आपको काम आएगा। चलिए, तो 20 टेंस्ड फॉर्म्स हैं, हम उनके बारे में देख रहे हैं। देखिए, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, अगर एक्टिव फॉर्म होता है तब डूइंग लगाते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब रहेगा पास्ट में, विल या शैल बी रहेगा फ्यूचर में। अब देखिए, इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है।
और एम सिर्फ आई के साथ लगता है। क्लियर है? आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। उसी तरह से सिंगुलर के साथ वॉज पास्ट में, प्लूरल के साथ वर, और विल शैल बी फ्यूचर में चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, सब सेम, हर जगह विल बी लगता है। शैल केवल आई और वी के साथ लगता है, जो कि कल मैंने आपको बताया है शैल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव फॉर्म है तब तो सिर्फ डूइंग लगाएंगे, लेकिन अगर क्या है पैसिव फॉर्म है तब आप क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस है तो आप ये लगाएंगे बीइंग डन। ठीक है, चलिए तो ये है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कि वह चावल बना रहा है और चावल उसके द्वारा बनाया जा रहा है, चावल उसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो वह चावल बना रहा है, he is cooking rice, वह चावल बना रहा है, he is cooking rice। अब अगर पैसिव है कि उस चावल उसके द्वारा बनाया जा रहा है तो is cooking rice, rice is, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज लिखा हमने, पैसिव वॉइस है तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है कुक्ड, तो राइस इज बीइंग कुक्ड, चावल पकाया जा रहा है बाय हिम, उसके द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एग्जांपल लेते हैं कि राधा उन्हें पढ़ा रही थी, राधा उन्हें पढ़ा रही थी, तो राधा was टीचिंग, राधा was teaching them, राधा उन्हें पढ़ा रही थी, ये एक्टिव। और वे लोग राधा द्वारा पढ़ाए जा रहे थे, वे लोग राधा द्वारा पढ़ाए जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे। तो देखिए वापस आइए, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर था तो was, एक्टिव था तो वर्ब का एनजी फॉर्म, टीच का एनजी फॉर्म टीचिंग। अब अगर पैसिव फॉर्म लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब was, वर्ब में से was सिंगुलर के साथ was, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वे लोग पढ़ाए जा रहे थे तो दे प्लूरल है तो was नहीं लगेगा, वर लगेगा, तो दे वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, दे वर बीइंग टॉट, वो पढ़ाए जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे किसके द्वारा, बाय राधा, राधा द्वारा, ये पैसिव हो गया। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेते हैं कि मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो आई विल भी हो सकता है, आई के साथ शैल भी हो सकता है। शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई वी के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है, कल मैंने बताया था। तो आई विल या आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा, आई शैल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। समझ आ रहा है? अब इसका पैसिव नहीं होता है, आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। 4 टेंसेज हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता, उसमें से एक ये भी है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसका सिर्फ एक्टिव फॉर्म होगा, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस का तो ऐसे बना लेना है। अब आते हैं परफेक्ट टेंसेज में, तो परफेक्ट टेंसेज में आते हैं तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है, प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड ही इस्तेमाल होगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव लगेगा। अब देखिए क्या है, अगर एक्टिव वॉइस है, एक्शन एक्टिव है, तब तो डन सिर्फ लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर पैसिव है तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, हैव डन एक्टिव था और हैव बीन डन पैसिव था, तो हैव डन या हैड डन एक्टिव है और हैव बीन डन, हैड बीन डन ये क्या है, पैसिव है, तो पैसिव में आपको ये लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इसके एग्जांपल सेंटेंसेस हम लोग ले लेते हैं। जैसे काम परफेक्ट खत्म हो गया, जैसे वह नाश्ता कर चुका था,
तो ही हैड, पास्ट है ना, ये था से पता चल रहा है पास्ट टाइम का एक्शन है, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड खाना का ईटन, ईट एट ईटन, हैव मतलब ही खाना होता है, तो हैव हैड हैड, तो हैव मतलब खाना होता है, मेन वर्ब भी होता है हैव मतलब खाना, तो उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हैड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो ही हैड, वो खा चुका था ब्रेकफास्ट, ही हैड ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा चुका था, नाश्ता कर चुका था, ये एक्टिव है, समझ में आ रहा है, एक्टिव वॉइस है। अच्छा मान लीजिए कि अगर पैसिव लिखना हो तो ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा चुका था, पैसिव, नाश्ता उसके द्वारा खाया जा चुका था, नाश्ता उसके द्वारा खाया जा चुका था, खाया जा चुका था, तो नाश्ता उसके द्वारा खाया जा चुका था। ब्रेकफास्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन ईटन, ब्रेकफास्ट हैड बीन ईटन, ब्रेकफास्ट खाया जा चुका था बाय हिम, उसके द्वारा। ये क्या है, पैसिव वॉइस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए ये कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए एक्टिव पैसिव का हो गया, ये परफेक्ट टेंसेस के लिए एक्टिव पैसिव का हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रवि कोर्स खत्म कर चुका है, रवि कोर्स खत्म कर चुका है, तो आप कैसे बोलते हैं, रवि हैज फिनिश्ड या कंप्लीटेड, रवि वर्ब का थर्ड फॉर्म, रवि हैज फिनिश्ड या कंप्लीटेड द कोर्स, ठीक है। अगर इसका पैसिव, ये तो एक्टिव हो गया, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव होगा तब कोर्स रवि द्वारा खत्म किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है, तो द कोर्स हैज बीन फिनिश्ड, द कोर्स हैज बीन फिनिश्ड, कोर्स खत्म किया जा चुका है बाय रवि द्वारा, ठीक है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। समझ आ रहा है? तो आपने सीखा किसका किसका, कंटिन्यूअस टेंसेस का कैसे लिखते हैं, एक्टिव वाला फिनाइट फॉर्म और पैसिव वाला फिनाइट फॉर्म। परफेक्ट में परफेक्ट टेंसेस का कैसे एक्टिव फॉर्म लिखते हैं, कैसे पैसिव फॉर्म लिखते हैं, आपने सीखा। तो बेसिकली कितना हो गया, 3 एक्टिव और 2 पैसिव, इसका कंटिन्यूअस टेंस का 5, और ये 3 एक्टिव और 3 पैसिव 6 और 5 11 फिनाइट वर्ब तो आपने ऐसे सीख लिया। अब आते हैं जरा आगे, अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हम कैसे फिनाइट फॉर्म लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा ये बताइए, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ये होता है इज एम आर वॉज वर बी, ये सब बी के ही फॉर्म है, बी मतलब होना, उसी के फॉर्म होते हैं, इज एम आर वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब सब बी के फॉर्म है। तो कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। और ये आपका परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये है परफेक्ट टेंस आपका। तो देखिए जरा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को जोड़ देते हैं, मैथ्स पढ़े ना, मैथ्स दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं जरा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को, काम परफेक्ट भी हो गया और खत्म भी हो गया और अभी जारी भी हो। तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आ गया ऐसे। आपको चाहिए बी का फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये सब बी के फॉर्म है, और दूसरी तरफ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो एक ऐसा चीज लिखिए जो बी हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो जाए, तो क्या हो गया, बीन। बी का भी फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, दोनों आ गया। और इधर क्या था, वर्ब का एनजी फॉर्म था, तो वर्ब का एनजी फॉर्म लिया। तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये हो गया आपका फिनाइट वर्ब फॉर्म। अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को लिखना है इंग्लिश के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब का
आईएनजी फॉर्म। इसका इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, अभी बताया था इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का फिनाइट वर्ब फॉर्म, राइट। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, लोग इसको मिस ना करें, है ना, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 लाना है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे, नहीं आएगा, तो आप कहेंगे कि मैंने तो मेहनत किया था। अरे मेहनत कहाँ किए थे आप, सही ढंग से मेहनत अगर नहीं करोगे तो कैसे आएगा 50 आउट ऑफ 50, है ना। तो अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्या हमने उतनी मेहनत की, तो जो मेहनत करेगा उसका 50 आउट ऑफ 50 आएगा। और ये जो पढ़ाया जा रहा है जबरदस्त मैजिकल चीज है। अभी आप देख लीजिए कि हमने आपको कंटिन्यूअस टेंसेस का कैसे कितना बढ़िया खूबसूरत तरीके से निकाल के बताया कि कैसे कंटिन्यूअस टेंसेस का फिनाइट वर्ब फॉर्म लिखते हैं। हैज, हैव, हैड, विल, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब, बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म में कैसे आया, मैथ्स की तरह, इक्वेशन की तरह डिराइव करके आपको दिखा दिया। अब इसका एग्जांपल सेंटेंसेस हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। कि राधा काफी साल से, मैं जो है कोर्स पढ़ाता हूं ना, तो मेरा दावा रहता है ऑफलाइन कोर्स में, ये तो ऑनलाइन कोर्स है, एग्जामो प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है ना, कई तरह की इसमें बाधाएं हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म मेरा होता है एग्जामो, तो मैं ये कह के पढ़ाता कि दुनिया में कोई भी आदमी है जिसको इंग्लिश से डर लगता है, नील है, जीरो है, उसको मेरे पास लाओ, मेरे साथ उसको भेज दो, मेरे साथ उसको 100 दिन गुजारने का मौका, 100 डेज, बस 100 दिन में मैं उसको जीरो से हीरो बना दूंगा। चाहे उसको इंग्लिश एकदम नील हो, पर मैं जैसा जैसा कहता हूं उसको करना हो। मैं इस गारंटी, इस अहंकार, इस घमंड के साथ पढ़ाता हूं। लोग इसको कुछ अहंकार समझते हैं, ये अहंकार नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, अपनी काबिलियत को बता रहा हूं। क्योंकि आज की दुनिया में देखते हैं सब अकर बकर तीन तलोकर भरे हुए हैं, है ना। हजारों शिक्षक पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, जिसको नहीं आ रहा है, मतलब 99% लोगों को नहीं आ रहा है, वो सब पढ़ा रहे हैं, और लाखों लोग उनके फॉलोअर, बहुत नामी गिरामी टीचर्स। और जो इंग्लिश के साथ मैजिक कर रहा है, जो गारंटी लेता है, मैं ऑफलाइन में बताता हूँ, ऑफलाइन में 10,000 फीस है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आना तो 2 गुना 20,000 वापस लेके जाना है यहाँ से 100 दिन बाद। इस गारंटी, इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते। तो अगर मेरा ये प्लेटफॉर्म होता है एग्जाम में, तो मैं ऐसे बोलता कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आया तो पैसा वापस, ठीक है। क्योंकि नौकरी छोड़ के ये पढ़ाने आया हूं, समझ रहे हैं। अब इस बात को ज्यादा दूर तक पहुंचाइए। अभी जैसे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा घटता है तो अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेटेड फील नहीं करते, लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो राधा काफी साल से यह काम कर रही है, यह काम कर रही है। क्या 2008 से आप वहां रह रहे थे? देखिए, 2 एग्जांपल हमने लिए, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। राधा काफी साल से वहां काम कर रही है, तो राधा, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा। सिंगुलर के लिए हैज आता है, प्लूरल के लिए हैव आता है, तो राधा के साथ सिंगुलर हैज। उसके बाद क्या है, देखिए, बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, हैज, हैव या हैड या विल, शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, तो हैज बीन, काम करना, तो डू मतलब करना होता है, डूइंग, तो राधा हैज बीन डूइंग दिस वर्क, यह काम, राधा यह काम कर रही है काफी सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। क्या 2008 से आप वहां रह रहे थे? तो देखिए, जब आपको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहीं मिल जाए, उसको लिखना हो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। सबसे पहले बताया था हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताते हुए कि उसमें पहले वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है। तो क्या 2008 से आप वहां रह रहे थे? थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, थे है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। हैड यू बीन लिविंग, क्या आप रह रहे थे वहां, देयर, ठीक है। फॉर का प्रयोग से के अर्थ में तब होता है जब समयावधि हो, समयावधि हो, माने कितना समय, 2 महीना, 8 साल, 4 दिन, 10 घंटे, 3 घंटे, 2 हफ्ते, ये समय अवधि है, इतना समय अवधि। तो उसके लिए से के अर्थ में प्रपोजिशन फॉर लगता है। और जब आपको बताना होता है किस समय से, 1962 से, सोमवार से, 10 बजे से, कल शाम से, आज से, जन्म से, जब वो गया वो उस समय से,
तो जहां से वो शुरुआत हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि उस समय से, तो उस से के लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, सिंस। तो हैड यू बीन लिविंग देयर, क्या आप वहां रह रहे थे सिंस 2008, 2008 से, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का एग्जांपल हुआ और इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब आते हैं इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, क्रिया का जो स्टेज या एक्शन का स्टेज है, चरण है, वो पता नहीं होता, ना तो कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट है, और ना ही वो जारी है, कंटिन्यूअस है। तो ना परफेक्ट है और ना ही कंटिन्यूअस है, मतलब अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। जैसे मैं बताऊं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एक सिचुएशन मैंने दिया आपको। आप इसमें देखिए, हमने बोला पढ़ाता हूं से तो पता चल गया प्रेजेंट टाइम है, और एक्शन का स्टेज क्या है, पढ़ाता। अब पढ़ाता तो क्या मैं पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट है, नहीं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूअस है, नहीं। तो जब परफेक्ट भी नहीं, कंटिन्यूअस भी नहीं, अनिश्चित, इंडेफिनिट, तो ये इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट टाइम का इंडेफिनिट एस्पेक्ट का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट, और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, समझ रहे हैं। तो कैसे इसका फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए डू डज, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। लेकिन अब देखिए, ये कब आता है, नेगेटिव सेंटेंस जब हो जाता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। लेकिन अगर उस टेंस का, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लिखते, वहां सिर्फ लिखते क्या है, वर्ब लिखते हैं। अगर वर्ब प्लुरल है तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लिख देते हैं, अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या यस लगा देते हैं, जो भी सूटेबल हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो। लेकिन अफर्मेटिव के अलावा अगर कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिमिलर स्टोरी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। पास्ट मैं लिख देता हूं, वर्ब में एस सी एस, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तब आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, राइट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप एक बार विल शैल में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी विल शैल पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं टेंस के रूप में इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप क्या है, जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लेता है। सिंगुलर होता है तो इज, प्लुरल होता है तो आर, आई होता है तो एम। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उचित, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं, सिंगुलर होता है तो वाज, प्लुरल होता है तो वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखते हैं। उसी तरह से फ्यूचर में विल शैल, राइट का पैसिव फॉर्म टू राइट, तो उसका पैसिव फॉर्म टू बी रिटन पैसिव फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस था। अच्छा, वह इंग्लिश पढ़ाता है अगर होता तो, अगर ही होता तो ही टीचेज इंग्लिश। क्या है कि सिंगुलर अगर होगा सब्जेक्ट ना, तो वर्ब में एस लग जाता है, क्योंकि कल मैंने बताया था आपको, चाहे बताया नहीं होगा तो मैं बता दूं कि वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में एस लगाते हैं तो प्लुरल हो जाता है, दोनों उल्टा व्यवहार करते हैं। नाउन में अगर किसी नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, एस लगा दो तो प्लुरल बन जाता है, जबकि वर्ब उल्टा है, वर्ब जब ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो प्लुरल होता है, एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, उल्टा। तो जब ही सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में एस लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर पढ़ाते हैं कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो क्या होगा कि ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आपने ऐसे देख लिया। अगर इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो तो, कि जैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं,
तो जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आई डू, प्लुरल होगा तो डू, सिंगुलर होगा तो डज, एस लग जाता है अपने आप। तो आई डू नॉट, और जब आप हेल्पिंग वर्ब डू डज लिख दिए तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं इंग्लिश। समझ में आया? रवि इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता है? रवि इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता है? क्यों नहीं पढ़ाता है? तो वाई, रवि है तो वाई, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और अगर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद नॉर्मल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो लगाते हैं। तो WH वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, रवि नॉट टीच, मेन वर्ब, क्यों रवि नहीं पढ़ाता है इंग्लिश। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यही अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता कि रवि इंग्लिश पढ़ाता था या पढ़ाया, रवि इंग्लिश पढ़ाया, रवि इंग्लिश पढ़ाया या पढ़ाता था, ये दोनों जो है क्रिया किस स्टेज में है? ना तो ये परफेक्ट है और ना ही कंटिन्यूअस है, अनिश्चित है, इंडेफिनिट। तो रवि इंग्लिश पढ़ाया पढ़ाता था अफर्मेटिव है, और यही अगर कि क्या रवि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, क्या रवि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। अब देखिए जरा, तो रवि इंग्लिश पढ़ाता था, तो रवि अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, तो रवि पढ़ाता था, रवि टॉट इंग्लिश। समझ रहे हैं? क्या रवि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड तो इसमें है नहीं, कब, कहां, क्या, क्या खाते हो, कब खाते हो, इसमें तो यस नो इंटरोगेटिव है। रवि क्या पढ़ाता था अलग है, क्या उसको WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि उसका आंसर होगा कि रवि क्या पढ़ाता था, तो इंग्लिश पढ़ाता था, उर्दू पढ़ाता था, ये पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था। लेकिन जब आप क्या पहले लिखते हैं ना कि क्या रवि इंग्लिश पढ़ाता था या नहीं पढ़ाता, वो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रवि इंग्लिश पढ़ाता था, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लुरल, सब जगह डिड आता है। तो डिड रवि नॉट टीच, क्या रवि नहीं पढ़ाता था इंग्लिश, क्या रवि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। समझ रहे हैं? तो ये हो गया इन्फिनेटिव टेंसेस का एक्टिव फॉर्म। जरा पैसिव फॉर्म देखते हैं कि पैसिव फॉर्म जैसे कि इंग्लिश रवि द्वारा पढ़ाया जाता था, रवि द्वारा पढ़ाया जाता था, पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाता था बाय रवि, रवि द्वारा। समझ रहे हैं? क्या इसे गर्म नहीं किया जाता है? पैसिव वॉइस, क्या इसे गर्म नहीं किया जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, क्योंकि इट है ना सब्जेक्ट सिंगुलर। तो डज इट नॉट, गर्म करना, हीटेड, हीट मतलब गर्म करना, थर्ड फॉर्म। डज इट नॉट हीटेड, क्या इसे गर्म नहीं किया जाता है? ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो आपने क्या है पूरा सीख लिया, कितने 20 फिनाइट वर्ब के फॉर्म सीख लिए, जितने भी टेंसेस हैं, टेंस फॉर्म 20 हैं, उसको आपने भी सीख लिया। ठीक है, अब क्या है, इसकी प्रैक्टिस का इतना समय नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक शर्त अगर पूरा हो जाता है तो रिजल्ट परिणाम होता है कि ऐसा। जैसे मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। देखिए, यदि आप मेहनत करेंगे, ये शर्त है, कंडीशन है, तो उसका परिणाम है कि परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे।
तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज है। ये मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर बना है, इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ क्लॉज घुसा हुआ है। यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। शर्त है, एक शर्त पूरा होगा तो ये रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। ठीक है, इसको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बोलते हैं। जो अभी हमने लिखा है इसको टाइप 1 बोलते हैं। इसमें क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, और काल्पनिक बात नहीं है, संभव बात है, जेन्युइन, ये नहीं कि इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहा है। ये एक वास्तविक बात है फ्यूचर की। यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही इमेजिनेशन कर लें, हम इमेजिन करके कुछ बोलें, तो वो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हो जाता है। यदि मैं भगवान होता, यदि मैं भगवान होता तो यह बदल देता। अब देखिए क्या है, तो यह बदल दूंगा। तो कंडीशन तो इसमें, शर्त इसमें भी है, यदि मैं भगवान होता, तो रिजल्ट क्या कि यह बदल दूंगा, यह बदल देता। तो ये भी फ्यूचर के बारे में है, अभी से आगे की ही बारे में बात हो रही है, अभी के बारे में बात हो रही है। लेकिन ऊपर वाला क्या था, एक लाइकली एक्शन था, ऐसा एक्शन जो संभावित है। और ये क्या है, अनलाइकली एक्शन है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, असंभावित एक्शन है। तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 कंडीशनल किसको बोलते हैं, जब शर्त क्या हो, पास्ट की रही हो। अगर पास्ट में कोई शर्त पूरा हो गया होता तो पास्ट में ही एक पर्टिकुलर उसका परिणाम या रिजल्ट होता। जैसे यदि तुमने मेरी बात मानी होती, यदि तुमने मेरी बात मानी होती, यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम सफल हो जाते, तो तुम सफल हो गए होते। समझ रहे हैं, इसमें भी देखिए एक शर्त है, इफ क्लॉज। यदि तुमने मेरी बात मानी होती पास्ट में तो तुम सफल हो गए होते। तो पास्ट में कोई शर्त अगर पूरा हो गया होता तो उसका ये परिणाम होता। तो ये बेसिकली क्या है कि परिणाम, ना शर्त पूरा हुआ ना वो काम हो पाया। ठीक है, ये पास्ट की बात है, ये टाइप 3 है। एक है टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है कि टाइप 4 में शर्त तो पास्ट का होता है, लेकिन परिणाम या तो आज वर्तमान, प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है। ऐसा भी होता है, जैसे यदि तुमने वह जमीन खरीद ली होती, जमीन खरीद ली होती, यदि तुमने वह जमीन खरीद ली होती तो अगले साल तुम्हें भी बहुत लाभ प्राप्त होता। मतलब देखिए शर्त क्या है पीछे की, तुमने जमीन अगर खरीद ली होती तो, और उसका परिणाम क्या है, अगले साल तुम्हें भी लाभ प्राप्त होता। मतलब आज से आगे कुछ होने वाला है अगले साल। तो अगर शर्त पास्ट का है, परिणाम भी पास्ट में है, तब तो टाइप 3। लेकिन अगर शर्त पास्ट का है लेकिन परिणाम आज प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो मिक्स कंडीशनल बोलते हैं या टाइप 4 बोलते हैं। तो इस तरह के 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इस पर बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इन ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 1, टाइप 1। अब जैसे टाइप 1 में क्या है कि इफ क्लॉज जो होता है, इफ क्लॉज को आप लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जबकि रिजल्ट को आप किस में लिखते हैं, विल, शैल, कैन में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे चलिए पहला सेंटेंस इसमें, यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। जैसे यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे, परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आपको इफ क्लॉज किस में लिखना है, इफ यू, प्रेजेंट डेफिनिट में। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, कॉमा, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो यू विल पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे। समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा भी तरीका है,
शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने का, कि इफ यू शुड वर्क हार्ड, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इस पे सवाल पूछा जाता है। इफ यू शुड वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर जाएंगे, विल पास द एग्जाम। और एक और बेहतरीन तरीका है, इस पे सवाल पूछा जाता है, इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। और मजेदार बात यह है कि आपको इफ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने शुड को पहले कर दिया कि शुड यू वर्क हार्ड, अब इसका भले ही इफ नहीं है लेकिन इसमें इफ का अर्थ छुपा हुआ है, इफ का मीनिंग हिडन है। शुड यू वर्क हार्ड मतलब यदि आप मेहनत करेंगे तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्लॉज को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, मेन क्लॉज मतलब पहले ये रिजल्ट को लिख सकते हैं, बाद में इफ क्लॉज। मतलब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर जाओगे। रिजल्ट पहले लिख सकते हैं, इफ कॉमा लगाने की तब जरूरत नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, तो इफ वाला क्लॉज बाद में भी लिख सकते हैं, या इफ यू शुड वर्क हार्ड, या शुड यू वर्क हार्ड, इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं। तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस को आप इस तरह से बनाते हैं। इस पे खूब सवाल पूछा जाता है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इसमें इफ क्लॉज जो होता है, शर्त कंडीशनल क्लॉज, आप उसको किस में लिखते हैं, पास्ट डेफिनेट में। और याद रखिएगा वॉज का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, जब भी करना है तो वर का इस्तेमाल करना है। और रिजल्ट को कैसे लिखते हैं, तो रिजल्ट को लिखते हैं वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या सेंटेंस मैंने लिखा था कि यदि मैं भगवान होता तो यह बदल देता, यही लिखा था ना मैंने पीछे, तो यह बदल देता। तो इफ क्लॉज, इफ आई, होना, बी मतलब होना, उसका सेकंड फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है। और आई के साथ वॉज नहीं वर का इस्तेमाल होता है। इफ वॉज का इस्तेमाल होता है, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां वॉज का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, मैंने बताया ना। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में वॉज का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, वर का ही केवल इस्तेमाल होगा। जहां भी वॉज आए उसको वर कर देना। तो इफ आई वर, सामान्यतः आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे वर का इस्तेमाल होगा। तो इफ आई वर, क्यों, क्योंकि इफ क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में, कि इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता तो आई वुड चेंज, तो मैं बदल देता। कुड लगाते हैं, बदल सकता था, बदल देता। आई के साथ आई शुड चेंज भी लिख सकते हैं आप। आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, उसका पास फॉर्म शुड भी लगता है आई वी के साथ। तो आई वुड चेंज, आई शुड चेंज दैट, मैं वो चीज बदल देता। अब देखिए वर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके साथ इन्वर्जन पॉसिबल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वर्जन में, इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। वर आई गॉड, यदि मैं ईश्वर होता, अपने आप इफ का अर्थ छुपा हुआ है। वर आई गॉड, यदि मैं ईश्वर होता तो आई वुड या आई शुड चेंज, तो मैं बदल देता दैट, वो चीज। समझ में आ रहा है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं टाइप 2 का। यदि मैं राष्ट्रपति बनूं तो ऐसा कर सकता हूं। यदि मैं राष्ट्रपति बनता तो ऐसा करता। ठीक है, मान लीजिए टाइप 2 है, इमेजिन कर रहे हैं, ये अनलाइकली एक्शन है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने का मन नहीं है, बस ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति बनता तो ऐसा करता। अनलाइकली एक्शन है। तो इफ आई
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इफ आई बिकेम, यदि मैं बनता द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो मैं ऐसा करता, आई कर सकता, यानी आई कुड डू, आई कुड डू दैट, मैं कर सकता वैसा, है ना। लेकिन अब इसका इन्वर्जन नहीं होगा, क्यों? केवल वर जब होता है ना यहाँ पे, तभी इसका इन्वर्जन होता है। अगर वर नहीं है तो फिर उसका इन्वर्जन नहीं होता है, केवल वर वाले का इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये टाइप 2 है। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, इफ क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई कुड डू दैट, मैं कर सकता उस चीज को, इफ, यदि, आई बिकेम द प्रेसिडेंट, अगर मैं बनता द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। समझ आ रहा है? चलिए अब टाइप 3 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइप 3 में क्या है कि जो इफ क्लॉज होता है, लगता है धीरे धीरे लोगों का बुखार उतर रहा है क्या? मतलब 20 दिन में कहा था इंग्लिश खत्म कर देंगे, वो भी इतने कम समय में, 1-1 घंटा पढ़ा के, सवा घंटा पढ़ा के। तो लोग अभी कम हैं, लाइव 82 लोग हैं। तो देख लीजिए, इसीलिए मैं कल कहा था, मैं आज तक किसी को असफल होते हुए नहीं देखा हूं। आज तक कोई भी आदमी मुझे असफल नहीं दिखा है, कोई भी आदमी, केवल मैदान छोड़ के जाते हुए देखे, असफल किसी को नहीं देखा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सिंसियर, पता है आपको। भीड़ दिख रही है आपको, 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें से मुश्किल से 20,000 लोग सिंसियर है। टाइप 3 में क्या है कि पास्ट का कोई शर्त और पास्ट का ही उसका रिजल्ट। यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम सफल हो गए होते, ऐसा था ना। यदि तुमने मेरी बात मान ली होती, यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम सफल हो गए होते। तो इफ यू हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड एक्सेप्टेड, यदि तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता माई एडवाइस, मेरी सलाह, तो क्या होता? तुम सफल हो गए होते। यू वुड हैव सक्सीडेड, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम सफल हो गए होते। समझ रहे हैं? इसमें भी इन्वर्जन होता है, टाइप 3 में इन्वर्जन होता है। हैड को आप पहले लिख दीजिए अगर, तो इफ लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हैड यूज एक्सेप्टेड, अगर आपने स्वीकार कर लिया होता, मान लिया होता माई एडवाइस, मेरी सलाह, तो यू वुड हैव सक्सीडेड, आप सफल हो गए होते। समझ आ रहा है? तो ये टाइप 3 है। अब चलिए क्या हुआ भाई, कोई कुछ बोलने लगा क्या? कहाँ है भाई, कौन है ये? हर्षित वर्मा कहाँ गया? मैसेज रिट्रैक्टेड। आपको पता है गुरु लोगों को भगवान ने कुछ दिया है, सीरियसली बता रहे हैं। माता पिता गुरु, उनके पास भगवान का कुछ आशीर्वाद होता है। तो अगर हमने आपको आशीर्वाद दिया, ब्लेस दिया, वास्तव में वो काम करता है। और अगर हम आपसे नाखुश हैं, जीवन ना नकारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे लोगों को टेक ऑन करता हूँ, है ना, जो बीच में आके कभी कुछ बोलते हैं। पहले बताइए कितना नकारा इंसान होगा कि अगर तुमको ये सफर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जाओ। 100 अच्छी चीजें मैंने की है, उस पर तुमने अच्छा बोला कभी नहीं। तुम केवल दोष ढूंढने आते हो, कुछ लिख के चले जाओगे। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया होगा तो बड़े सपने देखे होंगे कि मेरा लल्ला बड़ा होके खानदान का नाम रोशन करेगा। तुम जाके घर पे बताना तो तुम ये करते हो। किसी शिक्षक
के सेशन में जाके कुछ बोलते हो। जाओ के देखो तो तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी। कोख नाश कर दिया तुमने माँ का। इतना हार्श मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि तुम 20-22 साल के नकारा इंसान हो। बाप तुम्हारे घसीट रहे होंगे। घसीटने का मतलब समझते हो? सुबह से शाम तक मेहनत करना, चिंता करना। माँ मेहनत करती होंगी, चिंता करती होंगी, 2-4 रोग लेके सोती होंगी कि पैसा नहीं है, बाद में दिखाएंगे पैसा होगा तो। और तुम 20-22 साल के हो गए, तुमको अभी चिंता नहीं है अपने माँ बाप की, अपने लाइफ की। लफाजी कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो ये बात सुन लेना तुम, और जाके आज सोचना है ना, तुमको नींद नहीं आएगी अगर सीरियसली इस बात पर सोचेगे तो, कि तुम्हारे बाप घसीट रहे हैं, माँ घसीट रही है और तुम नवाबी कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना टाइम है लफाजी करने का, है ना? क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो? कुछ तो समझो। कीड़े मकोड़े थोड़ी हो यार, आदमी पैदा हुए थे तुम, आदमी जैसा व्यवहार करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है टाइप 3। अगला है टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? मैं थोड़ा सा बोलता हूं हार्शली, पर जरूरी है डोज, क्योंकि इससे कम से समझ में नहीं आता आदमी को बात को, सच्चाई जब तक पता नहीं चलती। टाइप 4 में क्या होता है ये बताइए। कंडीशन पीछे का, पास्ट का, शर्त पीछे का, लेकिन रिजल्ट उसका आज होगा या आज से आगे होगा, परिणाम उसका आज या आज से आगे होगा। समझ रहे हो? जैसे कि यदि तुमने वह जमीन खरीद ली होती, यदि वह जमीन खरीद ली होती, यदि तुमने वह जमीन खरीद ली होती तो अगले साल तुम्हें लाभ प्राप्त होता। तो अगले साल तुम्हें लाभ प्राप्त होता। ठीक है? यदि तुमने वह जमीन खरीद ली होती तो वह अगले साल, तो इसको क्या है, इफ क्लॉज को, इफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ यू हैड बॉट, अगर तुमने खरीद ली होती वो जमीन, दैट लैंड, तो अगले साल तुम्हें लाभ प्राप्त होता। अब देखिए इसमें वुड, कुड, शुड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है, ये सेकंड कंडीशनल जैसा है। वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यू वुड गेट a lot of profits next year। ये इसमें भी क्या है, इन्वर्जन लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हैड को आप पहले कर सकते हैं कि हैड यू बॉट, यदि आपने खरीद ली होती, इफ लिखने की जरूरत नहीं है। हैड यू बॉट दैट लैंड, अगर आपने वो जमीन खरीद ली होती तो यू वुड गेट, तो आपको मिलता, यू वुड गेट a lot of profits, आपको बहुत प्रॉफिट मिलता नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो ये टाइप 4 है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, इस पे सवाल पूछा जाएगा आपसे, यू शुड बी रेडी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इन केस और लिस्ट की, कहीं, ये तैयारी, किसी घटना की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। इफ ऑलरेडी उसमें है, जैसे फोन करना, यदि पुलिस आए, तो पुलिस आ गई है तब फोन करना है ना। कॉल मी इफ द पुलिस कम्स, यदि पुलिस आएगी तो कॉल करना। तो इफ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो ऑलरेडी सिचुएशन आ चुका है। और हम कहते हैं कि यदि पुलिस आए तो कॉल करना। तो इसमें एक्शन कब करना है, एक्शन कब हो रहा है, जब वो हो गया है, पुलिस आ गई है। और हम कह रहे हैं ये नंबर ले लो, ये नंबर ले लो कहीं
जेडी सिंह कह रहे हैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाना प्लीज, हरियाणा से मैं आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो तुम 50 साल पढ़ोगे तो इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश थोड़ी आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो तुम 20 साल से पढ़ रहे हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश नहीं आता है, गलत तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आया। हाँ इंग्लिश आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो 15-17 साल लगेंगे। 15-17 साल दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते रहो, आ जाएगा। ये नंबर ले लो कहीं ये नंबर ले लो कहीं क्या होगा, कहीं पुलिस, कहीं तुम्हें जरूरत पड़े, कहीं कॉल करना पड़े, कहीं तुम्हें कॉल करना पड़े। देखो बीच में अचानक घुसे हो आप, आके सीधे बोल दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दो, हरियाणा सब इंस्पेक्टर में आएगा, तो होगा ही नहीं तुम्हारा हरियाणा सब इंस्पेक्टर। क्यों? बुद्धि नहीं तुमको, तुम ऐसे बीच में आ गए हो, तुमको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अगर तुम पहले क्लास देखे होते 1-2 वीडियो तो समझ में आ गया होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से तुमको इंग्लिश नहीं आएगा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो तुम 15 साल से पढ़ रहे हो। तो पहले दुरुस्त करो अपना माइंड, कहाँ क्या सवाल पूछना है, कैसे पूछना है ना। अब आइडिया लगा नहीं, आप कहीं घुस जाते हैं आप लोग, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है बीच में घुस के कुछ भी बोल दिए, है ना। तो ये YouTube इसीलिए फेल है, या ऑनलाइन क्लासेस फेल है ना, बड़ा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास उसके लिए इफेक्टिव है जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जो उसको इतनी समझदारी है कब क्या कहाँ कैसे पढ़ना है, कैसे पूछना है। खैर, तो ये नंबर ले लो कहीं तुम्हें कॉल करना पड़े। अब देख लीजिए, ये नंबर ले लो कहीं तुम्हें कॉल करना पड़े, तैयारी कर रहे हैं, कॉल करना पड़ेगा, उसकी तैयारी के लिए आज एक्शन लेना पड़ रहा है, तो वहां इफ नहीं लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि टेक द नंबर, ठीक है। तो टेक द नंबर, ये नंबर ले लो इन केस। अब देखो यहां इफ नहीं लगाएंगे, इन केस की कहीं, और जब इन केस लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इन केस इंडेफिनिट टेंसेस लगाएंगे कि इन केस यू नीड टू कॉल, कहीं तुम्हें जरूरत पड़े कॉल करने की, या आप इन केस की जगह कंजंक्शन लगा सकते हो लिस्ट, और जब लिस्ट लगाते हैं तो शुड लगता है, लिस्ट यू शुड नीड, कि कहीं तुम्हें जरूरत पड़े टू कॉल करने। समझ में आ रहा है? तो इन केस और लिस्ट में फर्क समझ में आया। और इफ में, इफ मतलब वो ऑलरेडी है, यदि ऐसा हो गया तो ऐसा करना, और इन केस और लिस्ट में क्या है, वो काम अभी हुआ नहीं है, वो काम ऐसा हो उससे पहले उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहां इन केस या लिस्ट लगेगा। इन केस में इंडेफिनिट टेंस और लिस्ट में शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट में। इस पे भी बहुत सवाल आता है, छाता ले लो कहीं बारिश आ जाए, बारिश आई नहीं है, बारिश आए इसकी तैयारी कर लो, छाता ले लो कहीं बारिश आ जाए। समझ रहे हैं? तो कैरी एन अम्ब्रेला या टेक एन अम्ब्रेला, कैरी एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला जो है छाता कैरी करो, इन केस की कहीं इट रेन्स, कहीं बारिश हो जाए, ठीक है। तो जेडी सिंह जी आप पढ़िए, जितना भी मैंने बताया है अभी, ये चौथा लेक्चर है, चारों लेक्चर देखिए, इसमें हम ये सब बताए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये सब काम नहीं चलेगा, है ना। चारों लेक्चर करो, और 20 दिन में पूरा कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसको कवर कर लो, नैया पार हो जाएगी। 10 बजे एग्जामों पर वोकैबुलरी कराते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट कराते हैं, उसको भी करना, ठीक है। कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, या कैरी एन अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड रेन, कहीं बारिश हो, है ना। समझ में आ रहा है? अब देखिए कोई एक्शन है, बारिश होना एक एक्शन है, अभी हुआ नहीं है, वो होगा उसकी तैयारी करने के लिए, तो तैयारी के लिए इन केस या लिस्ट लगाते हैं, इफ नहीं लगाते हैं कि इफ इट रेन्स या इफ इट शुड रेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख लो, ये तैयारी है किसी एक्शन का जो हो सकता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख लो, कहीं उसका दाम बढ़ गया हो, उसका दाम बढ़ गया हो। समझ आ रहा है? तो दाम बढ़ गया हो यानी काम खत्म है, परफेक्ट एस्पेक्ट यहां लगाना पड़ेगा ना। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख लो
कैरी सम एक्स्ट्रा मनी, कैरी सम एक्स्ट्रा मनी किस लिए, इन केस कि कहीं इट्स प्राइसेस, इसकी जो कीमतें हैं, इट्स प्राइसेस हैव गॉन अप। देखिए परफेक्ट है ना, तो इंडेफिनिट नहीं, परफेक्ट एस्पेक्ट लगाना। तो इन केस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेस्ट है तो शुड प्लस परफेक्ट, लेस्ट उसमें भी परफेक्ट एस्पेक्ट लगेगा, लेस्ट इट्स प्राइसेस कि कहीं इसकी कीमतें शुड हैव गॉन, इसमें भी परफेक्ट एस्पेक्ट लगेगा, शुड हैव गॉन। लेट्स समझ रहे ना, ये इन केस की जगह आप लिस्ट लिख सकते हैं, और लिस्ट लिखेंगे तो इसके बाद कैसे लिखना पड़ेगा, इट्स प्राइसेस शुड हैव गॉन अप। समझ आ रहा है, ऐसे बनेगा। चलिए तो इन केस और लेस वाला समझ में आया। अब पढ़ाते हैं आपको एज इफ एज दो, इसका मतलब होता है मानो। ठीक है, दो सिचुएशन होता है, एक लाइकली एक्शन है, एक अनलाइकली एक्शन। जैसे वह ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है मानो लंगड़ा हो, या मानो चोट लगी हो, मानो चोट लगी। ये लाइकली एक्शन है, आपको देख के लग रहा है कि हाँ शायद इसको चोट लगी है, ये इस तरह से चल रहा है। एक सिचुएशन है वह ऐसे बोल रहा है, या वह ऐसे चल रहा है मानो हाथी हो, वह ऐसे चल रहा है मानो हाथी हो। अब ये तो अनलाइकली एक्शन है, आदमी हाथी हो ही नहीं सकता, है ना। तो मानो वाली स्थिति जो है ना, दो स्थिति हो सकती है, एक लाइकली एक्शन जो बात सत्य हो सकती है, अनलाइकली जो बात पक्की गलत है। तो दोनों में थोड़ा सा बनाने में थोड़ा अलग है। वह ऐसे चल रहा है मतलब ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है मानो, तो एज इफ भी लिख सकते हो और एज दो भी लिख सकते हो, एज इफ एज दो। लाइकली एक्शन है तो प्रेजेंट टेंस, तो मानो ही इज इंजर्ड, कि वो क्या है, इंजर्ड है, चोटिल है। लेकिन अगर अनलाइकली एक्शन है तो पास्ट, ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है एज इफ मानो, या एज दो मानो ही वर इंजर्ड। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ही के साथ तो वॉज आता है, तो देखो सेकंड कंडीशनल जो बताए थे ना अभी, सेकंड कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, उसमें क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहां जहां वॉज आए, वॉज का इस्तेमाल कहीं नहीं, हर जगह वर का इस्तेमाल करना है। तो अगर अनलाइकली एक्शन है, वहां भी अनलाइकली एक्शन था, यहां भी अनलाइकली एक्शन है। इसको एक्चुअली इस तरह के वर्ब कंपोनेंट या फिनाइट वर्ब के फॉर्म को बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। अब उस पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे, समझ लो वो फॉर्म यही होता है कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म होता है, लेकिन जहां वॉज होता है वॉज नहीं लिखते, वर लिखते। तो दोनों में अंतर है। तो एज इफ एज दो के सेंटेंसेस वाले को इस तरह से बनाना है, ठीक है। आगे सॉरी, ही वर एन एलिफेंट, ही वर एन एलिफेंट, कि वो एक क्या हो, हाथी हो, राइट। चलिए तो एज इफ एज दो का इस्तेमाल हो गया। अब आते हैं कॉजेटिव स्ट्रक्चर। कॉज मतलब क्या होता है, पैदा करना। व्हाट कॉज्ड इट, किस चीज ने इस चीज को पैदा किया। तो कॉज मतलब कारण बनना, पैदा करना किसी चीज को। एक होता है वर्ब, जैसे डू मतलब करना है, राइट मतलब लिखना, है ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, स्पीक मतलब बोलना, प्ले मतलब खेलना, कुक मतलब पकाना, मेक मतलब बनाना। अब आप कहेंगे सर ये जानते हैं क्यों बोल रहे हो, ठीक है जानते हो तो, लेकिन अगर मैं अब बोलूं कि करवाना, अब बताओ, लिखवाना, आप खुद लिख नहीं रहे हो, कारण बन रहे हो, लिख कोई और रहा है।
तोड़वाना, आप खुद तोड़ नहीं रहे हो, आप कारण बन रहे हो, तोड़ कोई और रहा है। बोलना में आप खुद बोलते हो, लेकिन बोलवाना मतलब आप नहीं, आप कारण बन रहे हो, बोल कोई और रहा है। खिलवाना, आप खुद खेल नहीं रहे हो, खिलवाना मतलब आप कोई आदमी और खेल रहा है, आप कारण बन रहे हैं। उसी तरह से बनवाना, पकवाना, मान लीजिए पकवाना, तो आप पका नहीं रहे हो, पका कोई और रहा है, आप कारण बन रहे हैं। उसी तरह से बनवाना, तो आप खुद बना नहीं रहे हो, बना कोई और रहा है, आप कारण बन रहे हैं। कॉज आप बन रहे हैं, कॉज मतलब कारण। तो करवाना, लिखवाना, तोड़वाना, बुलवाना, ये है कॉजेटिव स्ट्रक्चर, कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, दे आर कॉजेटिव वर्ब्स। समझ आ रहा है ना? अब देखिए कॉजेटिव वर्ब्स जो होते हैं उनको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है गेट समथिंग डन या हैव समथिंग डन, कोई चीज करवा लेना। इसमें एजेंट अगर नहीं है आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कपड़े धुलवाए, अब मैंने कपड़े धुलवाए, धुलने वाला एजेंट नहीं है, मैं कपड़े किससे धुलवाए। जैसे एक तो दो सेंटेंस हो गए, मैंने मोहन से कपड़े धुलवाए, तो उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिसमें एजेंट है, जैसे मोहन है, कपड़ा धुलने वाला आदमी जो एजेंट है वो है, मैंने मोहन से कपड़े धुलवाए, तो आई, धुलवाए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आई मेड, आई हैड मोहन वॉश माई क्लोथ्स, या आई गॉट या आई कॉज्ड मोहन टू वॉश माई क्लोथ्स। ये वाला स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने मोहन से कपड़े धुलवाए, तो आई मेड, आई हैड, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई मेड, आई हैड मोहन वॉश माई क्लोथ्स, या आई गॉट या आई कॉज्ड मोहन टू वॉश माई क्लोथ्स, मैंने मोहन से कपड़े धुलवाए। लेकिन अगर वहां पे एजेंट ना हो, सिर्फ होता है कि मैंने कपड़े धुलवाए, मोहन ना होता, एजेंट नहीं पता होता, तब आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि आई गॉट, भाई पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई गॉट या आई हैड माई क्लोथ्स वॉश्ड, आई गॉट या आई हैड माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैंने अपने कपड़े धुलवाए। समझ आया? तो ये कॉजेटिव स्ट्रक्चर आया समझ में? ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव फॉर्मेट, पैसिव फॉर्म जैसा है, इसका पैसिव नहीं होता है, इट हैज नो पैसिव फॉर्म। इसका पैसिव फॉर्म आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हैव का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। तो मेक, गेट, कॉज, इनका पैसिव फॉर्म होगा। और एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या पूछता है, जब मेक और हैव का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ डू आता है, इसका इन्फिनिटिव मार्कर टू नहीं है। लेकिन जब गेट और कॉज इस्तेमाल करते हैं तो टू डू आता है, यानी इसके साथ इसका इन्फिनिटिव मार्कर टू आता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं और उस पर आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने मोहन से पकौड़े बनवाए, पकौड़े, या मैं मोहन से पकौड़े बनवाता हूं, ये क्या है, बनवाता हूं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो भाई आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का एसईएस फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, सिंगुलर तो है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं तो आई, देखिए आई मेक या आई हैव, एजेंट वो लिखिए मोहन, जिस जो काम करेगा। तो आई मेक, आई हैव मोहन, वो बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, उसका मार्कर टू नहीं रहेगा। तो आई मेक या हैव मोहन कुक पकौड़ाज, पकवाता हूं लिख देता हूं, पकौड़ाज, या आई गेट या आई कॉज मोहन, जब गेट और कॉज होगा तो टू कुक होगा, टू कुक पकौड़ाज। तो गेट या कॉज में से कोई भी लिख सकते हैं, इधर मेक या हैव में से कोई लिख सकते हैं। मेक या हैव में से कोई भी लिखेंगे तो कुक आएगा, गेट और कॉज में से कुछ लिखेंगे तो टू कुक आएगा, पकौड़ाज। समझ आया? मैं मोहन से पकौड़ा बनवाता हूं। ठीक है, एक उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आई गेट या आई हैव, ये दूसरा वाला तरीका है। आई गेट या हैव पकौड़ाज, आई गेट या हैव पकौड़ाज कुक्ड। देखिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पीछे चलिए स्लाइड में देखिए, ये देखिए गेट या हैव समथिंग डन, समथिंग डन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो आई गेट या हैव पकौड़ास कुक्ड, मैं पकौड़ा बनवाता हूँ बाय मोहन, मोहन द्वारा। तो एक सेंटेंस है, मैं मोहन से पकौड़ा बनवाता हूँ, उसको आप 2 4 6 तरीके से लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? 6 तरीके से इस चीज को आप क्या है लिख सकते हैं। चलिए आगे है कि मंत्री जी है ना, मुख्यमंत्री से तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकते हैं। मंत्री जी मुख्यमंत्री से तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकते हैं, है ना। ये क्या है, पॉसिबिलिटी, मे माइट लगा सकते हैं। तो मंत्री जी, द मिनिस्टर में, चाहे माइट या कुड भी होता है, कुड। अब देखिए तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो कुड गेट या कुड हैव, दोनों में से कोई भी एक, कुड गेट या हैव यू ट्रांसफर्ड, तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकते हैं किसके द्वारा, बाय चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर द्वारा। एक तो ये है, दूसरा है कि द मिनिस्टर, जो मंत्री है, में या माइट या कुड मेक या हैव यू हैव द चीफ मिनिस्टर, द सीएम, सीएम काम कर रहा है ना, एजेंट वो है, सीएम ट्रांसफर यू, वो ट्रांसफर करेगा तुमको। तो मिनिस्टर में मेक या माइट मेक या कुड मेक या मे हैव, माइट हैव, कुड हैव द सीएम ट्रांसफर यू। तो मिनिस्टर सीएम से तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता है, और या फिर आप यहाँ पर अगर लिखें मे या माइट या कुड, यहाँ मेक हैव लिखे थे, यहाँ अगर गेट लिखें या कॉज लिखें, द सीएम टू ट्रांसफर यू, वो उससे तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता है। क्योंकि गेट और कॉज होता है तो इन्फिनेटिव आता है विद टू, सिंपल इन्फिनेटिव। देखो जैसे गेट और कॉज आया तो टू कुक, है ना, टू आया, समझ रहे हैं? तो ये कॉजेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कॉजेटिव स्ट्रक्चर के बाद कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस पे बहुत सवाल आता है। वक्त हो गया है, वक्त है कि, इसका मतलब ये है समय है कि, समय हो गया है कि। इसके बाद जो भी क्लॉज आएगा इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जैसे वक्त है कि आप इसे स्वीकारें, तो आप लिखेंगे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, है ना, या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, आप इसे स्वीकारें। यू एक्सेप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यू एक्सेप्टेड इट, क्या आप इसे स्वीकारें। समझ में आ रहा है? और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। ये दोनों साथ नहीं आएंगे यार। अब देखो इसको किसी ने समझा दोनों साथ में आएंगे, हे भगवान। या गेट में से है में से कोई एक लिखना है, उसी तरह से मेक या हैव में से यहाँ कोई एक लिखना है, गेट या कॉज में से कोई एक लिखना है। समझ में आ रहा है? तो अब अलग अलग मेक, अलग अलग हैव, अलग अलग गेट, अलग अलग कॉज लिखेंगे तो ज्यादा स्पेस लेगा, तो एक साथ हमने लिख दिया। इतना तो दिमाग लगाओ दोस्त, ठीक है। तो एक सेंटेंस और लास्ट बता के और यहीं पे इसको आज का सेशन खत्म करेंगे। सेशन वेशन लोगों तक पहुंचाइए ज्यादा तक, क्योंकि भाई दुनिया बड़ी क्रूर है ना, हर जगह शोषण ही शोषण है। अब क्या बताएं। तो आगे वक्त है कि
लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। ठीक है, तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम पीपल, इसमें से तीनों में से कोई भी, अब ये नहीं कि तीनों लिखना है, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में लिखो पास्ट इंडेफिनिट का कि पीपल वर, है ना, मेड अवेयर, लोगों को बनाया जाए अवेयर, जागरूक, अबाउट इट, अवेयर अबाउट इट या अवेयर ऑफ इट। ठीक है, समझ में आया? ये कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया, तो चलो एक बार मैं और बता देता हूँ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, हालांकि वीडियो दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। कोई चीज करवाना, लिखवाना, तोड़वाना, खिलवाना, पकवाना, बनवाना, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब वो करवाना लिखवाना अगर एजेंट है कि तुम किससे करवा रहे हो, मोहन से करवा रहे हो, उससे बनवा रहे हो, हाल रवि से तोड़वा रहे हो, माया से पकवा रहे हो, एजेंट है तो ये लिखना, यहाँ एजेंट का इस्तेमाल ऐसे करना। मेक ए हैव्स, वो एजेंट आदमी, माया रवि जो भी है, डू समथिंग, डू मतलब वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म टू नहीं आएगा। गेट या कॉज में से कोई भी एक लिखना, वो आदमी एजेंट प्लस टू डू प्लस वर्ब टू डू प्लस आगे चीजें जो होगा वो लिखना। समझ आया? अगर एजेंट नहीं है, लिखवाना, करवाना, बुलवाना, पकवाना है, उसमें पता नहीं है कि किससे करवा रहे हैं, एजेंट नहीं है, तो आप लिखोगे गेट चाहे हैव, कोई भी एक लिखोगे। वो जो चीज है वो डन, वो का वो करवाना, प्लेड खिलवाना, ब्रोकन तोड़वाना, रिटन लिखवाना, ऐसे। चलो एक मैं और लिख के बताता हूँ सेंटेंस। ठीक है, आपको अपने भाई से यह काम नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए था, करवाना चाहिए था, शुड हैव डन, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पढ़े हो ना, कल शुड का बताए हैं तो पढ़े होगे, लेकिन इतना जल्दी शायद आया नहीं होगा। तो आपको अपने भाई से यह काम नहीं करवाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव। अब यहां देखो, अब यहां क्या है, अब यहां आएगा मेन वर्ब, तो यू शुड नॉट हैव मेड। अच्छा है, यू शुड नॉट हैव क्या, यू शुड नॉट हैव हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, यू शुड नॉट हैव मेड या यू शुड नॉट हैव हैड। अब किससे ये काम, किससे करवा रहे हैं हम लोग, तो यू शुड नॉट हैव मेड, यू शुड नॉट हैव हैड योर ब्रदर, अपने भाई से, योर ब्रदर करवाना चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव मेड, यू शुड नॉट हैव हैड योर ब्रदर डू इट। और अगर हम यहां पे क्या लिखे होते, अगर हम लिखे होते शुड नॉट हैव गॉट या शुड नॉट हैव कॉज्ड, इसमें से कोई भी एक लिखना है ना, योर ब्रदर अपने भाई को, है ना, तब यहाँ टू आता, टू डू इट, ये फर्क है। गेट और कॉज आएगा तो टू डू आएगा, मेक और हैव वाला फॉर्म आएगा तो केवल डू आएगा, ये फर्क है। समझ आया? तो ये चार तरीके हैं बनाने के इसको, एक और तरीका है इसको बनाने का, दो और तरीके हैं। कैसे कि अब आपको अपने भाई से काम नहीं करवाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव गॉट, you should not have got, you should not have had, should not have got, you should not have had it done, इसको नहीं करवाना चाहिए था। ठीक है, by your brother, अपने भाई से। समझ में आ रहा है? तो दो ये भी तरीके हो गए। तो फिनाइट वर्ब के आज हमने कितने फॉर्म सिखा दिए बताइए? सिखा तो अभी और भी सकते हैं, है ना। 100 फॉर्म में आज हमने सिखा दिए 20 टेंस फॉर्म और पॉजिटिव स्ट्रक्चर और
कंडीशनल सेंटेंसेस, एज इफ, एज दो। तो आज भी मैंने 40 और सिखा दिए। तो 60 कल था, 40 आज था, अभी और भी है। अभी 20 फॉर्म 15 फॉर्म अभी और है, 20 फॉर्म और सीखना है अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो कल मैं सिखाऊंगा। ठीक है, नहीं ये नीचे वाला पैसिव स्ट्रक्चर है जो 2 है, ऊपर वाले पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर वाला एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव होता तो करवाना चाहिए था, नहीं करवाया जाना चाहिए था, वो पैसिव होता, शुड हैव बीन डन। ठीक है, वो अलग होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पासवर्ड, कृणाल श्रीवास्तव डिक्शनरी का पासवर्ड नहीं होता, वो क्रैक वर्जन एपी के फॉर्म आपको दिया, उसका पासवर्ड नहीं, आपको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। भदौरिया कह रहे हैं कि वो पीपल अवेयर वाला फ्रेमिंग समझ में नहीं आया। नहीं आया, इतना जल्दी नहीं आएगा, फिर दोबारा देखो कितना पढ़ाएंगे, दोबारा कहाँ गया वो, अब ढूंढ के भी नहीं मिल रहा। इसमें नहीं समझ में आया, अरे ये नहीं समझ में आया, तब मुश्किल है, फिर क्या समझ में आएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया है? अभी बताया था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद जो क्लॉज आएगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो वक्त है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, तो जागरूक बनाया जाए। लोगों को जागरूक बनाया जाना पैसिव हो गया ना, मैं लोगों को जागरूक बनाया एक्टिव है, लोग मेरे द्वारा जागरूक बनाए गए, ये पैसिव हो गया। तो पैसिव लिखना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे होता है, अभी तो समझाया था, was ever हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम कि पीपल वर मेड, कि लोगों को बनाया जाए अवेयर, जागरूक ऑफ इट, इसके बारे में। समझ में आया? चलो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब इसका शेयर करेंगे श्रीकांत इंग्लिश सर्किल पे, सारा रिसोर्स है श्रीकांत इंग्लिश सर्किल पे, टेलीग्राम चैनल जो है श्रीकांत इंग्लिश सर्किल, इस पे सारे रिसोर्सेज हैं, वहां से आप देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे 10 बजे एग्जामो चैनल पे, 2 बजे यहाँ पे इंग्लिश सर्किल में श्रीकांत सिंह। और जो ज्यादा लोगों तक सेशन पहुंचाइए, ठीक है। गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे बहुत कुछ लेना है, पहले तो यही लेना है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। 50 में 50 आएगा, लगे रहो बस।